हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ईबो की बातें सुनकर अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि आई एम सॉरी ईबो, पर मैंने आज लियांग खानदान को फंसाने के लिए जो भी कुछ किया है उसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो तुम मुझे ये करने ही नहीं देते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें मेरे बारे में लियांग खानदान को पता लग सकता है कि वी अभी तक जिंदा है। पर तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने आप को खुश नहीं होने दूंगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो मैं हर रोज़ बस तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूँ और हर सुबह मैं तुम्हें देखकर उठना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बातों का भरोसा करो कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। असल में जान ही इस नई कंपनी का मालिक था। तभी ईबो ने कहा, जान तुम ठीक हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जान अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा कि वो हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था? लीव एनीवेज, तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा ही बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखना और काम की वजह से अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करना। चलो अभी के लिए फ़ोन रखता हूँ, लव यू, बाय। इतना कहकर ईबो ने फ़ोन काट दिया। उसकी बातें सुनकर जान का दिल प्यार से भर गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे ईबो हर दिन प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करता है। आई गेस वो मुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक है। क्या सच में वो मुझसे ज़्यादा रोमांटिक है? क्या मैं अपनी फीलिंग को सही तरीके से उसे बता नहीं पा रहा हूँ क्या? लगता है इसके लिए मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईबो को ऐसा लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में जो भी कुछ चल रहा है वो मैं खुलकर उसे बताना चाहता हूँ। जान अपने ख्यालों के बारे में सोचकर मन ही मन हंस रहा था। तभी उसे याद आया कि जोचेंग ने भी उसे फ़ोन किया था। उसने तुरंत जोचेंग को फ़ोन मिला दिया। जोचेंग ने फ़ोन उठाते ही कहा कि हेलो सर मिस्टर प्रेसिडेंट। जान ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, अब आप चुप हो जाइए, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ख़राब है। अब मुझे आप ना गुस्सा मत दिलाइए। बोलिए आपने फ़ोन क्यों किया था? जोचेंग ने कहा कि क्या तुम अभी भी रोबोटेक टेक्नोलॉजी में हो? तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? जान ने कहा कि हाँ, मैं अभी भी यही हूँ, पर अभी बहुत सारा काम बचा है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी फ्री हो पाऊँगा। कुछ ज़रूरी पेपर्स भी साइन करने हैं और कुछ लोगों के साथ अभी एक और मीटिंग करनी है। जान आवाज़ से काफ़ी थका हुआ लग रहा था। जोचंग ने कहा कि तुम्हें ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से तुम यहाँ काम भी नहीं करने आ रहे हो। तुम्हें अचानक हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? या रोबोटिक टेक्नोलॉजी में कुछ हुआ है क्या? अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई ख्याल चल रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। ए, सही बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा ऐसा करो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, फिर तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। जोचक सवाल पे सवाल किए जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। जान ने कहा कि ओ माय गॉड, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आज मुझे बस थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है। इतना कहकर वो मन ही मन सोचने लगा कि देखो ईबो, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में मैं पूरी तरह से बिगड़ गया हूँ। अब मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं लगता। पर जान ये बात जोचेंग को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। जोचेंग ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो और हाँ, ये मत भूलना कि फ्यूचर में रोबोटेक टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तुम्हारी होने वाली है। मुझे पता है कि तुम कंपनी को अपने दम पर चला सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे किसी फैसले को बदलना नहीं चाहता। तुम इस कंपनी के लिए जो भी चाहो फैसला ले सकते हो। जान ने कहा कि थैंक यू बॉस, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अच्छे तरह से चलाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें अपनी डील पर पूरी तरह से अमल करने का समय अभी तक आया नहीं है। जोचक ने कहा कि पर तुम तो उसके लिए तैयार थे ना? जान ने कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जब मैंने डील साइन किया था तभी मैंने आपको बताया था कि मेरे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इसलिए अभी वो सही समय नहीं आया जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। जोचक ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहो ये कर सकते हो। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, टेक केयर, बाय। पास्ट में 6 साल पहले जब जान की आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई थी, तभी उसने फैसला लिया था कि एक दिन वो अपनी कंपनी बनाएगा और उसी कंपनी के थ्रू वांग ग्रुप्स के ऊपर हमला करेगा और इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के लिए वो उनसे बदला लेगा। मिस्टर सीन और जोटेंग ने उसके इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, इसलिए उन दोनों को सूद समेत सारा पैसा भी वापस करना चाहता था।
वो जानता था कि दोनों सीधे सीधे उसके हाथों से पैसा लेने के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो एक नई कंपनी बनाएगा और जितना भी फायदा होगा वो उन पैसों को जोचेंग और मिस्टर सीन योहान को देगा। एक दिन हॉस्पिटल में उसने जोचेंग को फ़ोन पर बात करते सुना कि उस पर अभी जो हमला हुआ था वो अमेरिका के अंडरवर्ल्ड ने किया था। इसलिए वो उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था ताकि वो उन लोगों को सही तरीके से जवाब दे सके। अमेरिकन अंडरवर्ल्ड से पंगा लेना जान के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब वो एक महीने ईबो के साथ रिजॉर्ट में था तब भी उसने अपने बनाए हुए वायरस से उनके डेटाबेस पर हमला किया था, जिससे उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उसने फैसला किया था कि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा भी कर सकता हूँ और इस बार इसमें जोचेंग की मदद भी हो जाएगी। उसने अपने लैपटॉप से अमेरिकन अंडरवर्ल्ड के डेटाबेस को हैक कर लिया और वहाँ से उसने उनके सभी गैंग मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर ली। फिर उसने पहले की तरह ही सारे सबूत मिटा दिए ताकि कोई उस तक पहुँच ना सके। फिर उसने दोबारा से उनके डेटाबेस में वायरस डाल दिया ताकि फिर से वो उन लोगों का बिजनेस बर्बाद कर सके। जान ने ऐसा पहले भी किया था, इसलिए उसने कुछ ही मिनटों में सारा काम खत्म कर लिया और आराम से ऐसे बैठा हुआ था जैसे ये सब उसके लिए बच्चे का खेल हो। जोचेंग वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। जान ने उसे बिना कुछ बताए सारी इन्फॉर्मेशन उसे ईमेल कर दी। जब जोचेंग और उसके पापा सीन योहान को ये बात पता चली तो उनके होश उड़ गए। उन्हें तो इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जान कुछ ऐसा भी कर सकता है। बाद में जान उन दोनों को बताने लगा कि वो कैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है और उसने उन्हें कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके भी बताए। तभी मिस्टर सीन ने जान को बताया था कि वो इन सॉफ्टवेयर्स को पैसों के लिए मार्केट में बेच सकता है और इससे उसे काफ़ी कमाई भी हो सकती है। तभी जान ने उन्हें बताया कि वो एक कंपनी खोलना चाहता है जिस पर सिर्फ उसी का हक हो। उसने ये भी बताया कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। उसी दिन जोचेंग ने कहा था कि वो उसमें उसकी मदद करेगा और तभी जान ने कुछ कंडीशन रख दी थी क्योंकि वो इसी के माध्यम से उन लोगों का कर्ज अदा कर सकता था। उस समय फिनिक्स एंटरप्राइजेज एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उनके कई देशों में ब्रांचेस थे, पर तब भी वो लोग रोबोट बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। वो लोग बस सॉफ्टवेयर पर काम करते थे। फिर जब जान ने मिस्टर योहान और जोचेंग को बताया था कि पूरे प्रॉफिट का 75% फिनिक्स एंटरप्राइजेज को मिलेगा तो उन्हें इस बात पर शक हो गया था कि जान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसे मौत के मुंह से बचाया था। उन दोनों ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर जान मानने वाला नहीं था। उसने कहा था कि जब तक वो लोग इन शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक वो नई कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। वैसे मिस्टर सीन योहान को उसी समय पता चल गया था कि जान उनका असली नाती है, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा बहस करना अच्छा नहीं समझा क्योंकि भविष्य में आगे चल के ये सारा पैसा उसी का तो होना था। इसलिए उन्होंने फिर बिना कुछ कहे जान की बात मान ली और ये तय हो गया कि नई कंपनी का प्रेसिडेंट जान ही बनेगा। तो ये था जान का पास्ट। अब प्रेजेंट में जोचेंग से बात करने के बाद जान अभी भी ईबो के बारे में सोच रहा था। उसके मन में ये ख्याल चल रहा था कि उन दोनों के बीच बस ईबो ही सब कुछ कर रहा है, सारा प्यार वही दे रहा है, सारी कोशिशें वही कर रहा है। जान तो बस फ्री में उसके प्यार को एंजॉय कर रहा है, जैसे वो किसी कार में लॉन्ग ड्राइव पर गया हो। पर असल में समस्या ये थी कि जान को कुछ पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। ये उसके लिए पहली बार था जब कोई उसे इतना प्यार दे रहा था। वो भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता था और ईबो को ये जताना चाहता था कि तुम भी मेरे लिए उतने ही स्पेशल हो जितना मैं तुम्हारे लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसने कभी भी किसी को इतने करीब से देखा नहीं था जो एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ तक कि उसने तो अपने असली माता पिता को भी नहीं देखा था कि वो लोग कौन थे, कैसे थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं कहाँ से मदद ले सकता हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे कौन सिखा सकता है कि प्यार कैसे किया जाता है। क्या मैं उन चीज़ों को कर भी सकता हूँ जैसे ईवो कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसे तो वो कहेगा कि मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, पर मैं तो उसके लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ ना। और उसके दिमाग में इतने सारे ख्याल एक साथ आने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग हैंग हो जाएगा। अब वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहा कि ओ गॉड, इससे आसान तो रॉकेट साइंस होता है, पता नहीं ये प्यार कौन सी चीज़ है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्या मुझे इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जहाँ तक मुझे पता है आजकल हम इंटरनेट से किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, क्या पता मेरे प्यार का जवाब वहीं मिल जाए। तभी उसने अपना लैपटॉप खोला और उस पर टाइप किया, अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करने के कौन कौन से तरीके हैं। जान ने जैसे ही सर्च का बटन दबाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
उसकी स्क्रीन पर केवल प्यार से रिलेटेड आर्टिकल दिख रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जगह जगह इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं और लोग प्यार की समस्या सुलझाने के लिए बातें कर रहे हैं। तभी उसने एक आर्टिकल को खोला और पढ़ने लगा। उसमें पॉइंट्स बनाकर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। पॉइंट 1, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना बना सकते हो। ये पढ़कर जान मुंह बनाने लगा और कहा कि तब तो मैं पहले स्टेप पर ही फेल हो गया। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। पता चला कि खाने के बदले मैंने अगर कुछ जला दिया और जला बुना दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पॉइंट 2, अपने बॉयफ्रेंड को ये जताने की कोशिश करो कि तुम भी उसे छुप छुप कर देखते हो और वो तुम्हें बहुत हैंडसम लगता है। इसे पढ़ते ही जान ने कहा कि ये बात तो उसे पता है कि मुझे उसकी बॉडी बहुत पसंद है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने अभी तक उसे पूरी तरह से छुआ नहीं है। क्या मैं उसे बता सकता हूँ कि मैं भी उसकी बॉडी को फील करना चाहता हूँ। पॉइंट 3, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉट बात ले सकते हो। इस लाइन को पढ़ते ही जान ने कहा, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। पॉइंट 4, कभी कभी तुम उसे किस करके सरप्राइज कर सकते हो। जान ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगा। तभी उसके दिल और दिमाग के बीच बहस चलने लगी। उसके दिल ने कहा कि पर क्यों जान, तुम मुझसे किस क्यों नहीं कर सकते। जब वो तुम्हें किस करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है ना। तुम भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो। इनफैक्ट तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। और उसके दिमाग ने कहा, नहीं जान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ऐसा करने से पहले ही तुम शर्म के मारे मर जाओगे। फिर उसके दिल ने जवाब दिया, जान, तुम बस थोड़ी देर के लिए सोचो। जब तुम अपनी तरफ से उसे किस करोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। इसलिए आज रात तुम ये सरप्राइज दे सकते हो। तभी उसके दिमाग ने कहा, नहीं जान, ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो वो डर कर भाग जाएगा कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है। फिर उसके दिल ने कहा, तुम अपने दिमाग की बिल्कुल भी मत सुनो। तुम्हें पता है ना कि तुमने पहले उसे किस किया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज तुम अपनी तरफ से ऐसा करो। जैसे ही उसका दिमाग कुछ कहने वाला था, उसके दिल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि तुम अभी अपने दिमाग की बिल्कुल मत सुनो। तुम्हें बस पहला कदम उठाने भर की देरी है। फिर तो वो खुद ही तुम्हारी तरफ दौड़ा चला आएगा। कभी कभी प्यार में दिल की बातें सुन लेनी चाहिए। इससे पहले कि उसका दिल और कुछ कहता, जान ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपने ख्यालों से बाहर आ गया और कहा कि तुम दोनों ना हमेशा मुझे दुविधा में डाल देते हो, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब मैं ईबो को दिखाऊंगा कि जान किस एंजल का नाम है। तभी उसने मन ही मन सोचा कि मुझे अपने प्लान के लिए युआन की मदद लेनी पड़ेगी। असल में वो उसकी कोई मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो बिना बात का ड्रामा करेगा और हाईक्यून से तो वो कोई मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि क्या पता डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। फिर उसने युआन को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही युआन ने कहा, हेलो जान भैया, मुझे लगा आपने गलती से भैया के बदले मुझे फ़ोन लगा दिया है। और अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज देना है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं खुशी खुशी आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। जान मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं मैंने इस बंदर को फ़ोन ही क्यों किया। ये मेरे प्लान पर पानी फेर देगा। उसने कहा, युआन, मैंने तुम्हें गलती से फ़ोन नहीं लगाया है। मुझे किसी चीज़ के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर छोड़ो, अब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम उसे भी बिगाड़ दोगे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड बाय। युआन ने जैसे ही सुना कि जान ने उसे गलती से फ़ोन नहीं मिलाया था तो वो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या बात है, जान भैया मुझसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब जरूर ये भैया से रिलेटेड है। अब मुझे भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। पर जैसे ही जान ने कहा कि वो उसकी मदद नहीं चाहता, युआन उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि जरूर मैंने फिर से कोई बंदरों वाली हरकत कर दी है। वो ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, जान भैया प्लीज़ यार फ़ोन मत काटिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जान ने कहा, अब तुम क्या कहना चाहते हो। युआन ने कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको तो पता है ना कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला कि आपने मुझे गलती से फ़ोन नहीं किया है तो मैं खुशी के मारे झूम उठा और बिना सोचे बस पक पक बोलने लगा। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ ना, मैं ऐसे ही एक्साइटेड हो जाता हूँ कि भैया आप बहुत अच्छे हो, सुशील हो, होनहार हो, होशियार हो
और दिमाग के भी बहुत तेज हो। तभी जान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, बहुत तारीफ हो गई है मेरी। युआन ने फिर कहा, अच्छा अगर आप चाहो तो मैं आपकी और तारीफ कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने प्लान से बाहर मत निकालिए। आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि कंपनी में भी भैया मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके काम आ सकता हूँ। एनीवेज पहले ये बताइए कि प्लान क्या है। जान ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपने प्लान में शामिल करूँगा, पर अगर तुमने कुछ भी उल्टा किया ना जिससे मेरा प्लान खराब हुआ तो याद रखना मेरे पास तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स के नंबर है। मैं सबको एक साथ फ़ोन करके यहाँ पर बुला लूँगा और तुम्हें उन सबके साथ एक ही कमरे में छोड़ दूँगा। जान की ये बात सुनते ही युआन के होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जितना आपके बारे में सुना था ना वो सब सही है। तभी उसे ईबो की याद आने लगी, क्योंकि जान के अलावा बस एक वही है जो ऐसी बातें करता है। उसने कहा, सच में भगवान आपने दोनों को कुछ सोच समझ कर ही मिलाया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। प्लीज़ भगवान मुझे जान भैया जैसी नेचर वाली गर्लफ्रेंड बिल्कुल मत देना। युआन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, फिर भी वो बहुत खुश था। युआन हालांकि जान की धमकी से डर गया, पर वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर ईबो और जान के बीच में चल क्या रहा है। उसने मन ही मन कहा कि मैं इसके लिए इतना खतरा तो उठा सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं करूँगा। जान जानता था कि अगर मैंने अपना पूरा प्लान युआन को बता दिया तो वो बार बार मुझे इसके लिए चिढ़ाएगा, पर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए उसने एक एक करके अपना पूरा प्लान युआन को बता दिया। उसने उसे वो बातें भी बताई जो उसके लिए जानना जरूरी थी, नहीं तो युआन बिना मतलब की जान से उन बातों को लेकर हजारों सवाल करता। पूरा प्लान सुनने के बाद युआन ने कहा, वाह भैया, मानना पड़ेगा कि आप बेस्ट है, इससे बेस्ट प्लान कोई हो ही नहीं सकता। वैसे आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं इस चीज़ को फ्यूचर में अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? जान ने चिल्लाते हुए कहा, युआन मैंने अभी तुमसे क्या कहा था कि अभी जो काम की बात है उस पर फोकस करो, और तुम हो कि भूत भविष्य सब में घूम रहे हो, सिली। युआन ने कहा, ओ सॉरी, ठीक है, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। मुझे अपने आदमियों को काम पर लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। इतना कहकर युआन ने फ़ोन काट दिया। करीब 1 घंटे बाद जान अभी भी अपने ऑफिस में काम खत्म करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी वो ईबो के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था कि कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए। ये पहली बार था जब वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो भी खुद से। उसके मन में ये चल रहा था कि जब ईबो मेरे सरप्राइज को देखेगा तो वो क्या सोचेगा। जान ने अपनी सेक्रेटरी मिंग से कहा था कि वो 1 घंटे में वापस ऑफिस में आ जाए। ठीक 1 घंटे बाद मिंग ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। जान ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। वो जैसे ही अंदर आई, जान ने देखा कि उसके साथ 2 लोग और हैं। उनमें से एक तो डेंगलून है और उसके पीछे एक और लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी खड़ा है। उन तीनों के सामने जान ने अपने फेस पर मास्क नहीं लगा रखा था। असल में ये 3 लोग ही हैं जिन्होंने इस कंपनी में जान का चेहरा देखा था। बाकी के लोग तो जानते भी नहीं थे कि जान दिखता कैसा है। जैसे ही उन दोनों आदमियों ने जान को मुस्कुराते हुए देखा तो वो दोनों चौंक गए। ये पहली बार था जब उन दोनों ने जान को मुस्कुराते देखा था। मिंग ने पहले ही उसे मुस्कुराते देख लिया था, इसलिए इस बार उसे कुछ अजीब नहीं लगा। वो चुपचाप वहीं कोने में खड़ी हो गई और उसके मन में गुब्बारे फूट रहे थे। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपको सिर्फ सुंदर कहना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आप तो खुद सुंदरता की डेफिनेशन है। आज तक आपने इस मुस्कुराहट को कहाँ छुपा रखा था? मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि इस मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है सर। ये सुनकर डेंगलून हंसने लगा और दरवाजा बंद करके वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में कुछ पेपर्स ले रखे थे जिन पर उसे जान की साइन की जरूरत थी। जान ने मिंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लैपटॉप पर कुछ देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी तारीफ बाद में कर लेना, लेकिन पहले ये बताओ कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। मिंग ने अपना टैबलेट निकाला और जान की ईमेल आईडी पर एक फाइल ईमेल कर दी और कहा, मैंने अभी तक की सारी रिपोर्ट्स आपके ईमेल पर भेज दी है, इसलिए आप उसे चेक कर सकते हैं सर। फिर जान ने डेंगलून से कहा, हमारी कंपनी को मार्केट से कुछ खरीदने के लिए कोई कानूनी समस्या हो रही है, इसलिए तुम उसे देख लेना कि आखिर बात क्या है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम फिनिक्स एंटरप्राइजेज की लीगल टीम से भी कुछ सलाह मशवरा ले सकते हो।
क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से जल्दी चाहिए। डेंगलून ने जवाब दिया, यस मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं इस काम पर अभी लग जाता हूँ। जान को अभी भी प्रेसिडेंट कहलाने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी कोई उसे प्रेसिडेंट कहकर बुलाता था तो वो चौंक जाता था। अब वो अपने लैपटॉप से ध्यान हटाकर उन तीरों की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि सिर्फ डेंगलून ही सोफे पर बैठा हुआ है, बाकी वो दोनों अभी भी खड़े हैं। उसने कहा, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब मैं अकेला रहूं तुम लोग मुझे प्रेसिडेंट कहकर नहीं बुलाओगे, और अभी तक तुम दोनों खड़े क्यों हो? या जब तक मैं तुम्हें बैठने के लिए इनविटेशन नहीं दूंगा तब तक नहीं बैठोगे क्या? आगे से इस बात का ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। फिर वो उस लंबे तगड़े आदमी की तरफ देखने लगा। वो उससे इशारों में बात कर रहा था, जैसे गूंगे बहरे लोगों के साथ बात करते हैं। उसने कहा कि और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो आदमी जवाब देने की कोशिश करने लगा। तभी मिंग ने बीच में ही कहा कि सर, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग ये की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। कुछ ही दिनों में वो फिर से बोलना शुरू कर देगा। डेंगलून उन दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा और 5 साल पहले के बारे में सोचने लगा, जब जान ने उन तीनों को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से छुड़ाया था। उन तीनों को तो लगता था कि उनकी ज़िंदगी अब अंडरवर्ल्ड के साथ ही ख़त्म होगी, पर एक रात अचानक ही उनकी बुरी ज़िंदगी में एक एंजल आ गया जिसने उन्हें इस नर्क से निकाल दिया। जब जान ने जोचेंग को अमेरिकन अंडरवर्ल्ड के बारे में जानकारी दी थी, तभी उसने एक एक करके सारे गैंग को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। उसी समय जान की नज़र इन तीनों पे पड़ी थी। जब उसे इन लोगों की क्वालिफिकेशन के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि मुझे इन लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये लोग मेरे काम आ सकते हैं। तभी से डेंगलून, जोमिंग और चेंगी जान के साथ काम कर रहे थे। जोमिंग, डेंगलून और चेंगी तीनों ने ही अपनी फील्ड में महारत हासिल कर रखी थी। जब जान तीनों का बैकग्राउंड चेक कर रहा था तभी उसे मालूम चल गया कि इन तीनों से उसे फ़ायदा होने वाला है। असल में तीनों ही अंडरवर्ल्ड के साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते वो ऐसा काम कर रहे थे। जो मिंग अंडरवर्ल्ड के हेड की सेक्रेटरी थी और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी काम करती थी। असल में जो मिंग के पापा भी उसी माफिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करते थे, पर एक बार उन्होंने एक काम पूरा नहीं किया था और उन्हीं के बॉस ने उन्हें मारने के लिए ऑर्डर दे दिया। जो मिंग को ये बात बाद में पता चली। उसे बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था। काफ़ी समय से वो अंडरवर्ल्ड से भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। वहीं डेंगलून भी अंडरवर्ल्ड के लिए एक वकील के तौर पर काम करता था। वो उन लोगों को बताता था कि वो लोग कैसे कानून से बच सकते हैं। उसकी बड़े बड़े नेताओं से और बिजनेसमैन से जान पहचान थी। असल में वो अपने कॉलेज में टॉपर था, पर उसके पापा ने एक माफिया लीडर से बहुत सारा पैसा लिया था और वो उन पैसों को चुकाने में असफल रहे। तभी उन लोगों की नज़र डेंगलून पे आ गई और उन लोगों ने कहा कि अगर अपने बेटे को तुम जिंदा देखना चाहते हो तो इससे कहो कि वो हमारे यहाँ आकर काम करे। जब से ही डेंगलून उन लोगों के लिए काम करता था। चेंगी का रिलेशन मार्शल आर्ट्स फैमिली से था। उसके पापा मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर थे। असल में उसकी पूरी फैमिली की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो 5 साल का था जब अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और बचपन से ही उसे इस प्रकार की दवाइयाँ खिलाने लगे थे ताकि उसकी बॉडी अच्छी हो जाए, पर दवाइयों के गलत असर होने से उसका बोलना बंद हो गया। चेंगी 7 फीट लंबा और उसका वजन करीब 150 किलो है, इसलिए उसे देखकर अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। भले ही उसके पास ताकत बहुत है, पर दिमाग से तो वो बिल्कुल पैदल है। जान को जब भी ज़रूरत होती थी वो उसे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल करता था। वैसे तो चेंग ही हमेशा शांत रहता था, पर जब भी वो देखता था कि जान किसी परेशानी में है तो वो सामने वाले आदमी की हालत खराब कर देता था। जब वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा था तब वो अपने एक ही पंच में किसी को भी मौत के घाट उतार देता था। तभी जान ने मिंग से कहा, मिंग, एक काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम मेरे साथ पेंट हाउस आ जाना। फिर वो चेंगी की तरफ मुड़ा और कहा, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों हो। जब से ईबो ने जान से कहा था कि तुम मेरी जान हो, मेरी धड़कन हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तभी से उसने फैसला ले लिया था कि अब वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा और अब वो अपना ख्याल हमेशा रखेगा। असल में जान को भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था और उसके मन में ये आया कि आजकल वो जो भी कुछ कर रहा है उसमें उसकी जान का खतरा हो सकता है और वो नहीं चाहता था कि वो उसे बार बार कहता रहे कि तुम अपने लिए एक बॉडीगार्ड रख लो। फिर उसने मन ही मन कहा कि चलो ईबो के मुंह से ये बात दोबारा नहीं सुननी पड़ेगी।
इसलिए चेंगी को मैं अपना बॉडीगार्ड बना लेता हूँ। जान ने जैसे ही चेंगी का नाम लिया तो वो खुशी से झूम उठा। वो मिंग और डेंगलून की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि जान सर उन दोनों से ज़्यादा उसे पसंद करते हैं। फिर मिंग से रहा नहीं गया, उसने कहा, सर ये बात बिल्कुल सही नहीं है, आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। जान ने मिंग की तरफ बिना देखे कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? मिंग ने कहा, आपको पता है ना कि मैं आपकी बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों बन सकती हूँ और मैं इन कामों को चेंगी से बेहतर कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ चेंगी को छोड़कर मुझे चुन लीजिए। तभी चेंगी ने इशारों इशारों में कहा, नहीं सर, आप अपना फैसला मत बदलिएगा। मिंग और चेंगी दोनों एक बच्चे की तरह लड़ाई करते दिख रहे थे। जान को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, अच्छा अब बहुत हो गया, अब तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ। फिर उसने डेंगलून से कहा, अच्छा डेंगलून, तुम्हारे हाथ में जो पेपर्स है वो मुझे दे दो। फिर वो एक एक करके सारे पेपर्स देखने लगा और उन पेपर्स पर साइन करने लगा। उसने सभी पेपर्स पर साइन करके डेंगलून को वापस दे दिए और कहा कि ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कर लो, उतना ही ये अच्छा रहेगा। फिर वो मिंग की तरफ मुड़ा और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत खाली समय है, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से डेंगलून के साथ इस डील पे काम करोगी। और हाँ, थोड़ा टाइम निकाल कर वांग ग्रुप्स के प्रेसिडेंट वांग ईबो के असिस्टेंट के साथ एक मीटिंग फिक्स कर लो और उन्हें बताओ कि हम एक कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। और एक बात और, हाँ, इस शहर में जितनी भी एंटिक चीज़ों की दुकान है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये भी पता करो कि उन दुकानों में से वायलिन कहाँ मिलता है। अगर इतने सारे काम करने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचा रहेगा ना, तो अपने लिए कुछ और सीख लेना, समझ गई? मिंग ने धीरे से जवाब दिया, ओके सर। जान ने कहा, बहुत अच्छे, अब तुम आधे घंटे के लिए मेरा वेट करो, मेरा बस काम खत्म होने वाला है। फिर उसने चेंगी से कहा कि तुम मेरी गाड़ी तैयार करो क्योंकि आज तुम गाड़ी चला कर ले जा रहे हो। इतना कहकर वो अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं पर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।